हेलो एवरीवन, नमस्कार। पात आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। जी हाँ दोस्तों, आज जो है तिरंगे का रंग, मातृभूमि का रंग हम सब पर छाया हुआ है। सत्य और समानता की ओर बढ़े इस पहले कदम को नमन करते हुए मैं आज की क्लास को शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर कलाम साहब के इन विचारों के साथ। उन्होंने कहा है कि ईश्वर यानी खुदा केवल उन लोगों की मदद करता है जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। ठीक है, यह बहुत ही स्पष्ट क्या है, सिद्धांत है। तो आज हम बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने वाले हैं करेंट अफेयर्स के ऊपर। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के जितने भी समसामयिकी यानी कि करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो फैक्ट्स, जो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट निकल सकते हैं, वो हम सारा आज डिस्कस करेंगे। आज की क्लास और कल की जो लाइव क्लास होगी 11:30 बजे, ये दोनों क्लासेस में करेंट अफेयर्स 2023 का पूरा अध्याय हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न के साथ। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि मैं जो है हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पहला प्रश्न कहता है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 में भारत की जो है ग्लोबल में क्या रैंक है, यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात हो रही है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो है आपका 127। मैं कैसे याद कराया था, तो ऐसे याद कराया था, मैंने कहा था 12-7, तो इसको मैंने किया था बाहर और 7 को मैंने कहा था साथ। तो बाहर जो है फीमेल को, वुमेन को जो सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए इसका रैंक कितना हुआ, 127। जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं, ये एक ट्रिक है। ठीक है, तो 127, 126 क्या है, 126 आपका है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, और वर्ल्ड जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स का रैंक क्या है, 126 है। 108 है आपका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा 180 आपका एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि द्विवार्षिक यानी 2 साल में एक बार आता है। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 का रैंक क्या है, 180। ठीक है, 126 मैंने बताया आपको। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कि बाहर क्या होगा, बाहर अच्छे लोग मिलेंगे तो आपको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, है ना। तो खुश भी रहोगे और शांत भी रहोगे, इसलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। और वर्ल्ड पीस इंडेक्स क्या है, 126। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक है दोस्तों 7वीं रैंक। बहुत सारी बुक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, 8वां दिया होगा, वो पुरानी रैंक है। अगर 2024 की रैंक पूछता है तो आपको 7 लगाना है। 2023 में यह रैंक 8वीं थी। 04 है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जिसमें भारत की रैंक 34 है। पहले नंबर पर यूएसए है और तीसरी रैंक है भारत की आपकी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ठीक है, तो ये 4 फैक्ट भी आप याद करते हुए चलिए। तीसरा क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। ठीक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा आपका 111। मैं आपको याद कराया था कैसे कि 3 दिन तक जो है एक एक रोटी के लिए लोग क्या हो रहे हैं, तरस रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, याद कराने के लिए। बाकी तीनों ऑप्शन को देखते हैं हम। तो 40 की अगर हम बात करें तो 40 क्या है, 40 है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार सूचकांक, और दूसरा ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक का रैंक कितना है, 40 है, ये दोनों रैंक 40। 42 की अगर मैं बात करूं तो 42 में क्या है आपका ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, बौद्धिक संपदा सूचकांक का रैंक क्या है, 42 है। 80 है आपका हैंडले एंड पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, आप बोलेंगे सर आपने पहले 83 पढ़ाया अपने वीडियो में, तो बिल्कुल सही, पहले इसका रैंक 80 था। फिर हैंडले एंड पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने रैंक को कंटिन्यूअसली अपडेट करते हैं। तो जब वो वीडियो आई थी तब जो है इंडिया का रैंक 83 बताया गया था, वापस से अपडेट किया है हैंडले एंड पार्टनर्स ने अपनी रैंक को, और इस बार फिर से जो है इंडिया का रैंक कितना हो गया है, इंडिया के पासपोर्ट का जो रैंक है वापस 80 हो गया। तो वापस बोल देता हूं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 111। इसके अलावा जो है आपका 40 किसका है मैंने आपको बताया, तो इनोवेशन इंडेक्स एंड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। 42 आप याद रख लो क्या, ग्लोबल जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, और 80 जो है आपका हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा जो जारी किया गया पासपोर्ट पावरफुल इंडेक्स जो है वो है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम
वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 किस संगठन ने जारी की है? किस संगठन ने जारी की है? आप लोग अगर कमेंट में रिप्लाई करते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, क्लास को आगे बढ़ाने में बहुत मजा आएगा। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 की। तो ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यह रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक और रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है, मैंने अभी बताया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो 127 है। ठीक, तो विश्व आर्थिक मंच वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 को क्या करता है? जारी करता है। विपो जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी करता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी करता है, जिसमें इंडिया की रैंक कितनी है? तो 40 है। ठीक, जर्मन वॉच नामक जो संगठन है वो जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी करता है। इसके अलावा यूएनडीपी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है जारी करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको याद रखना है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हाल फिलहाल जारी हुआ है। कौन जारी करता है? तो जारी करता है आपका विश्व आर्थिक मंच, जो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी जारी करता है। ठीक है, मंगल जी गुड मॉर्निंग। चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा देश जो है वो शीर्ष पर है? कौन सा रैंक पूछा? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसका जो मैंने आपको रैंक बताया था वो क्या बताया था? भारत का रैंक पहले याद रख लीजिए, 126। ठीक, उसमें टॉप कौन सा देश किया? तो इसमें आंसर होगा आपका आंसर बी, जो कि फिनलैंड। याद कैसे कराया था मैंने? फन से। ठीक है, जो खुश रहेगा, फन रहेंगे, फनी वे जो लोग रहेंगे उस देश के लोग क्या होंगे? सबसे ज्यादा क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इंडिया का रैंक कितना है? तो 126 है। किस देश ने टॉप किया? तो फिनलैंड ने टॉप किया। याद रखने का तरीका मैंने बताया था, फन जो है ना, जो फनी होंगे, जो फन तरीके से चीजों को रहेंगे, वो सबसे ज्यादा क्या रहेंगे? खुश रहेंगे, तो फिनलैंड। ठीक, नॉर्वे जो है वो जारी किया है जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है। ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे ने क्या किया था? टॉप किया था। याद रखने के लिए मैंने बताया था कि ब्राइब नहीं लेते, नो वे। ठीक है, उन्होंने मना कर दिया था नॉर्वे ने। ठीक, अमेरिका की मैं बात करूं तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जो है अमेरिका ने टॉप किया है। आइसलैंड की मैं बात करूं तो ग्लोबल जेंडर पावर इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड क्या था? टॉपर था। तो इस तरीके से हम याद करते हुए चलेंगे। अगला, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सबसे ज्यादा गरीब है? ठीक, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय या बोल रहा है, यानी कि एक तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी होता है, एक होता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नोट कर लो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, नीति आयोग की यह दूसरी रिपोर्ट है जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5वीं रिपोर्ट आई है उसके बाद यह सूचकांक को जारी किया गया है। इसमें जो छत्तीसगढ़ का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें कौन सा छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं इस सूचकांक के अनुसार। ठीक है, तो आप आंसर करते जाइए। इसमें जो है सबसे ज्यादा आपको आंसर होगा आंसर डी। ठीक, बीजापुर। ठीक, इसके बाद जो है मैं आपको कुछ और डेटा इसमें बता दूं तो देखिए, ये बहु गरीबी आबादी है, इसमें गरीबी रेखा से बाहर आए हुए लोग हैं और एक कुछ इंपॉर्टेंट जिले हैं जिनको आपको याद करते हुए चलना है। तो पहला सबसे ज्यादा मैंने बताया बीजापुर। तो देखिए, बीजापुर में लगभग 49.72 ये परसेंट आंकड़ा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ऐड कर लो 49.72% गरीबी रेखा से बाहर आए हुए हैं बोल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया है, यानी कि गरीबी रेखा से बाहर नहीं आए इस जिले में, जो पिछले बार की रिपोर्ट थी और इस बार के रिपोर्ट के अनुसार। तो इस बार जो है 8.72% जो है गरीब बढ़ गए हैं बीजापुर में, ये आपको ध्यान में रखना है। गरीब क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। ठीक, सुकमा की बात करें तो सुकमा की 42.34%, यानी कि
दूसरे नंबर का जो जिला है, अगर आपको क्रोनोलॉजी पूछ दे कि राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब निम्नलिखित में से कौन से जिले में है और क्रोनोलॉजी दे दे, तो आपको टॉप 3 जो डिस्ट्रिक्ट है वो पता होने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है आपका बीजापुर, दूसरा है सुकमा और तीसरा है आपका क्या, नारायणपुर। ठीक, तो सबसे ज्यादा गरीब बीजापुर, दूसरा सुकमा, तीसरा क्या, नारायणपुर। 49%, 42% और 36%। ठीक, इसके बाद आपको एक कबीरधाम आपको याद रखना है। कबीरधाम जो जिला है, कबीरधाम जिले में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर आए हुए हैं। देखिए मैंने जितना रैंक दिया हुआ है उसमें प्रतिशत इसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि गरीबी रेखा से सबसे ज्यादा बाहर किस जिले से आए ये प्रश्न बन सकता है। तो कबीरधाम जिला लगभग 25%, 25.78% जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। कौन से जिला में, तो कबीरधाम जिला में। एक और डेटा आपको याद रखना है, वो है आपका दुर्ग जिला। ठीक, दुर्ग जिले की मैं बात करूं तो दुर्ग जिले में सबसे कम गरीब, ठीक फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, सबसे ज्यादा गरीब बीजापुर जिला, सबसे कम गरीब तो दुर्ग जिला ओनली 3.55%। सबसे ज्यादा बाहर आ गए कि कौन से जिले में, तो कबीरधाम जिले में जो गरीब बाहर आ गए। और रैंक अगर पूछ दे तो बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा 4 ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ में जिसमें 10% से कम जो है 10% से कम जो है गरीब हैं इस सूचकांक के अनुसार। तो चारों जिले आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक मैंने आपको बताया, दुर्ग, उसके बाद आपका आएगा धमतरी, फिर बालोद, उसके बाद आपका रायपुर। तो ये 4 जिले हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इंडेक्स एंड रिपोर्ट के जो इंपॉर्टेंट है ना, मैंने अभी सिर्फ 5 प्रश्न कराए हैं, लेकिन लगभग आपको जो है इंपॉर्टेंट जो 12 से 15 इंडेक्स है, रिपोर्ट है, जो देश है जिन्होंने टॉप किया है और किसके द्वारा रिलीज कराया जाता है, ये सारी बातें मैंने जो है आपको अभी याद करा दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी जो है आप हमारे वीडियोस जो मैंने करंट अफेयर सीरीज जो मैं चला रहा हूं, जो लेकर आया हूं, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको और भी अदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं। अगला मैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की सजा पर रोक लगाई है? ठीक है, जो हमारे नेवल जो हैं उनको उनकी सजा दी गई थी, उस पर रोक लगाई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको याद रखना है, कौन सा देश है, तो कतर देश है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। शेर जिसने चांदनी पी ली थी कि आत्मकथा किसकी है? ऑटोबायोग्राफी जो है किसका है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए शशि थरूर, एस सोमनाथ, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा। चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन शेर जिसने चांदनी पी ली थी ये आत्मकथा जो है ये है आपका एस सोमनाथ। इनकी बुक भी मैं आपको आगे करवाऊंगा, लेकिन अभी शेर जिसने चांदनी पी ली थी आत्मकथा किसकी है ये याद करते हुए चलो, किसकी है, तो एस सोमनाथ की है। अगला प्रश्न, किस हाई कोर्ट ने देश में पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसले को प्रकाशित किया है? ठीक, थोड़ा मैं आपको समय दे रहा हूं, आप जो है आंसर करते चलिए। ठीक है, किस राज्य की हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा में जो है अपने फैसले को क्या किया है, प्रकाशित किया है? आंसर आप देते चलेंगे। तो इसका आंसर है आपका आंसर बी, केरल। ठीक है, हाल फिलहाल में केरल ने जो है 2 ऐसे फैसले सुनाए हैं जो कि केरल की जो मलयालम भाषा है उसमें अपने फैसले को सुनाया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नए प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? ठीक, तो ये आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद की बारे में बात करें तो रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति किस समिति के अध्यक्ष थे? तो एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्यक्ष थे। अजय लांबा जो है वो मणिपुर में जो वायलेंस हुआ, ठीक, मणिपुर में जो वायलेंस हुआ उसकी जो जांच समिति बनाई गई थी, उस जांच समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जो थे,
वो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो है इस समिति के अध्यक्ष थे। राजेश गोपाल जो है चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। चारों नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ये रामनाथ कोविंद जी जो कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अध्यक्षता किए, और अजय लंबा मणिपुर वायलेंस, ये दो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी चारों अध्यक्ष जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। G20 देशों का विश्व जनसंख्या में कितना प्रतिशत क्या है योगदान है? तो G20 देशों का विश्व जनसंख्या क्या पूछा? पॉपुलेशन पूछा। ठीक, जो G20 की जो कंट्री है, जो 20 देश हैं, वो कितना प्रतिशत जो है पॉपुलेशन पूरे विश्व का ग्लोबली जो है होल्ड करते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका आंसर 60। ठीक, 60% जो है पॉपुलेशन है G20 का। इसके अलावा जो है 85% आपको पता होना चाहिए, तो यह है आपका ग्लोबल जीडीपी, और 75% पता होना चाहिए आपका क्या है, ये ग्लोबल ट्रेड। ठीक, फिर से मैं आपको याद करा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लोबल जीडीपी 85%, 75% आपका क्या ग्लोबल ट्रेड, और 60% क्या आपका ग्लोबल पॉपुलेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन G20 का सदस्य नहीं है? ठीक है, आपके ऑप्शन है सिंगापुर, इंडोनेशिया, मैक्सिको और तुर्की। तो इसका आंसर आपका आएगा सिंगापुर। मैं आपको इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सबसे पहले G20 के मेंबर कंट्रीज को हम देख लेते हैं, रिवाइज करते हुए चलते हैं क्योंकि समय है नहीं, एग्जाम बहुत पास है, तो अभी तुरंत याद करते हुए चलिए। क्या है भाई? ये है आपका G7 कंट्रीज। कौन कौन से? जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और यूके। ठीक, ये 7 देश है। उसके बाद आपको पता है कि G8 जो है वो रशिया यहाँ पे ऐड हुआ था। उसके बाद 12 और देश हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, तुर्की ऑप्शन में था, तुर्की, मैक्सिको भी इसका मेंबर है। ठीक है, तुर्की, मैक्सिको, ब्राजील, आपका इंडोनेशिया, ये सारे, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ठीक, ये सारे जो हैं इसके मेंबर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए नाम। मैंने सिंगापुर ऑप्शन में क्यों दिया है मैं आपको बता दूं, क्योंकि सिंगापुर जो है ना, ये ऐसा इन्वाइटी इंडिया आया हुआ था G20 में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दो जगह आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसके मेंबर है कि नहीं है। एक यूएई देख के ऐसा लगता है कि शायद G20 का मेंबर हो, लेकिन यूएई और सिंगापुर जो है वो G20 के मेंबर नहीं है। तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं। इसके अलावा स्पेन की मैं बात करूं तो स्पेन में जो है स्पेन जो है वो G20 का बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इन्वाइटी होता है। कोई देश, सदस्य देश जो होस्ट कर रहा होता है, वो वहां पे जब भी G20 का जो सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन होता है, वहां पे स्पेन जो है बाय डिफॉल्ट क्या होता है? इन्वाइटी होता है। लेकिन इंडिया ने सिंगापुर और यूएई को क्या किया था? इन्वाइट किया था। इसलिए मैंने प्रश्न में पूछा। तो G20 के जो जितने भी 20 मेंबर हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक बार आप थॉरो रीड जरूर कर लीजिए। ठीक, अगला देखते हैं, G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दे पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। क्या कह रहा है कि जब स्टार्ट हुआ था G20 समूह, तो उनका जो स्टार्टिंग पीरियड में क्या हुआ था, जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर है और फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके बीच में मीटिंग होती थी। इसके अलावा जो है डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है, पब्लिक, भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर सही हैं। मेरा एक वीडियो आ चुका है G20 पे, वहां पे मैंने बताया है कि 1999 में जो है, जब G20 का मीटिंग स्टार्ट हुआ था, तब जो है सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स है और जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो मिलते थे। लेकिन जब 2007 में 2007 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब ये लगा कि नहीं, अब जो है इस लेवल को, इस मीटिंग को हाई लेवल करने की जरूरत है। इसलिए जो है शिखर सम्मेलन कहलाने लगा। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सभी देशों के मिलने लगे, जो कि पहला शिखर सम्मेलन 2008 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ। ठीक, कुछ और फैक्ट जो है इसमें याद करते हुए चलते हैं। तो कहां पे हुआ था? वेन्यू जो है आपका भारत मंडपम पे, याद रखो आप। भारत मंडपम के अलावा जो है, भारत मंडपम के सामने नटराज की मूर्ति, 27 फीट की नटराज की मूर्ति, जो कि चोल डायनेस्टी से
बिलोंग करती है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखते हुए चलिए। थीम बताइए, थीम क्या था? थीम था आपका वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है आपका सारा विश्व क्या है, हमारा एक परिवार है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। छत्तीसगढ़ में आयोजित G20 के FWG यानी कि फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक, आंसर देंगे आप लोग। इसकी जो अध्यक्षता, ये जो है छत्तीसगढ़ में जो G20 की जो मीटिंग हुई थी, फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की अंतिम मीटिंग थी 4 नंबर की, इसमें जो है कौन अध्यक्षता किए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो G20 के फैक्ट्स हैं वहां से प्रश्न पूछ लिए जाए, तो ये नाम पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चंस को टफ बनाया है, लेकिन आप रिप्लाई जरूर करें। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आयोजित G20 के जो फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप थी, अंतिम बैठक थी, इसकी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो सैम बकेट थे। ठीक, नाम मैं आपको बताते चल रहा हूं, बहुत ही जितने फैक्ट हैं वो मैं बता देता हूं तो क्लियर हो जाएगा जो आंसर गलत बता रहे हैं। नया रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था, मे फेयर रिजॉर्ट में। कब हुआ था? तो 18-19 सितंबर को हुआ था। ठीक है, फोर्थ और फाइनल मीटिंग थी, ये मैं आपको बता चुका हूं G20 प्रेसिडेंसी की। इसके अलावा जो है अब कौन इस मीटिंग को चेयर किया था, ये इंपॉर्टेंट है। कौन किया था? तो देखिए मिस चांदनी रैना, जो कि एडवाइजर है हमारी गवर्नमेंट की, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी। ठीक, इसके अलावा देखिए मिस सैम बेकेट, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है होम मिनिस्ट्री ट्रेजरी, कहाँ की? इंग्लैंड की। ठीक है, तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। चांदनी रैना का भी नाम याद रखना है और सैम बेकेट का भी नाम याद रखना है। ठीक, तो अब अगला देखते हैं हम, किस देश ने, अब यहां से जो है सबमिट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए। G20 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा दिया हूं, इसका एक अलग से वीडियो बना हुआ है और इंपॉर्टेंट समिट का भी अलग से वीडियो बना हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, तो किस देश ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है? ठीक, आंसर आप बताएंगे किस देश ने की है? तो बी, भारत ने। ठीक, किस देश ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है? ये जो है बहुत ट्रेडिशनल वाले क्वेश्चंस नहीं है, जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं, हमारे नजरों से छूट जाते हैं, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला देखते हैं, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर रहा है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड देश के बारे में आप बताइए कौन कौन से देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और यूएसए, ये 4 देशों का समूह है। ठीक है, इसलिए मैंने चारों देश के जो शहर है उसके नाम आपके सामने रखे हैं। आंसर आप बताएंगे कि क्वाड जो है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान इस बार कौन था? तो आंसर है, इसका आंसर है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इस बार जो है मालाबार एक्सरसाइज भी हुआ था। ठीक, मालाबार एक्सरसाइज हुआ था, जो कि सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो क्वाड देश ही आपस में करते हैं, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बताते चला हूं। ठीक है, हिरोशिमा में मैं आपको बताते चलूं क्या हुआ था, G7 की मीटिंग हुई थी। ठीक, G7 की मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो हिरोशिमा, जापान पे हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, COP28 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आंसर बताइए इसका। COP28, कॉप माने क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो है। कॉप क्या होता है? देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग होती है, इसमें आपका यहाँ पे हो गया है COP28, यहाँ पे आपका आ गया है COP15। ठीक है, तो COP28 जो है वो आपका है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ठीक, और COP15 जो हुआ था वो हुआ था बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग होती है। तो हम बात कर रहे हैं COP28 की, जो कि इस बार हुआ है UAE यानी कि संयुक्त अरब एमिरेट्स में। COP27 हुआ था आपका कहां पे? मिस्र में, तो ये पता होना चाहिए। अगला, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? ठीक, फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी समिट
किस देश में आयोजित हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है थाईलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएई। ठीक, आंसर बताते हुए चलेंगे। इसका आंसर है आपका क्या? इसका आंसर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका आंसर है यूके। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है, याद कर लो। एआई बहुत ज्यादा न्यूज में है, यहां से प्रश्न बन सकता है। ठीक, अगला 2023 एससीओ शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आपका सिक्योर एससीओ। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं आपको। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं? 2001 में इस्टेब्लिश्ड एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी जो है नाम में देखो संघाई है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर आपका है इसका बीजिंग में। ठीक, तो एससीओ 2001 जिसका शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ था, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो इंडिया में हुआ था भाई। ठीक है, क्या आउटकम आया था? तो ईरान ऐसा 9th मेंबर जो है ज्वाइन कर लिया था। ईरान ऐसा 9th मेंबर ज्वाइन किया था। 2023 एससीओ शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? ठीक, अगला विनियस जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की किस देश में है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाटो। ठीक, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका आंसर है आपका लिथुआनिया। ठीक, कंट्री है विनियस। देखो यहीं से ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक, पहले पर पूछ दिया आपका नाटो शिखर सम्मेलन। विनियस, विनियस क्या है? आपका शहर है लिथुआना। ठीक, हिरोशिमा का मैं आपको बताया हूं क्या? G7 जापान। सिडनी में आपको बता दिया क्या? क्वाड। ठीक, जकार्ता कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ठीक है, तो आसियान समिट यहाँ पे हुआ था, तो याद करते हुए चलो। लिथुआना इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, नेक्स्ट, पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 कहां पे हुआ था? WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हुआ था पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर याद रख के रखो क्या? गांधीनगर गुजरात। ठीक, गांधीनगर गुजरात में पहला WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 क्या हुआ था? आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ये भी याद रखो आप कि जो आसियान का भी जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो कहां पे हुआ था? इंडिया में हुआ था। और ये आपको याद रखो कहां हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। और न्यू दिल्ली में रायसीना डायलॉग भी हुआ था। ये भी अब जब पढ़ ही रहे हैं तो याद करते हुए चलेंगे। ठीक, तो पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ? गांधीनगर गुजरात में। नई दिल्ली में आपको याद रखना है आसियान ट्रेडिशनल मेडिसिन, दोनों को साथ में लिख लो, याद करते हुए चलो। ठीक है, इसके बाद न्यू दिल्ली में और जो हुआ था रायसीना डायलॉग हुआ था। इटली की जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे आई हुई थी, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, इंदौर की बात करें तो NRI डे मनाया गया था यहाँ पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत ने संयुक्त रूप से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया है? ठीक, विश्व हिंदी सम्मेलन, ये वाली प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न है जो हमको इंपॉर्टेंट नहीं लगते। हम ज्यादातर G20 G7 ब्रिक्स ऐसे क्वेश्चंस को हम ज्यादातर फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो छुप जाते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये उन प्रश्नों में से एक है। ठीक है, तो भारत ने संयुक्त रूप से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रख लो किस देश में किया है? तो फिजी देश ने किया है। ठीक है, और आपका थाईलैंड में क्या हुआ था? आपका थाईलैंड में 3rd वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस हुआ था। ये भी आप क्या करके याद करते हुए चलिए। हिंदू कॉन्फ्रेंस की अगर आप बात करेंगे तो कहां हुआ था? थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। हिंदी सम्मेलन की बात करेंगे तो फिजी में। हिंदी फिजी, हिंदू कहां पे? तो थाईलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? ठीक, ऑपरेशन करुणा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑपरेशन करुणा शुरू हुआ था म्यांमार में जो साइक्लोन यानी कि चक्रवात मौका आया था, उसके बाद भारत ने जो है ऑपरेशन करुणा, कैसे याद करेंगे? तो मैंने बताया था कि मार जो है पड़ी थी, बहुत ज्यादा लोग मर रहे थे, तो हमको क्या आई? करुणा आई, इसलिए हमने क्या किया? ऑपरेशन करुणा स्टार्ट किया। ठीक, सूडान देश का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन कावेरी से है।
ठीक। और तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए भारत ने, उसमें मदद पहुंचाने के लिए भारत ने क्या स्टार्ट किया था, ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया था। ठीक, ये सारी ट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ऑप्शंस में हम अभी क्या कर रहे हैं, रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट, इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी आप स्टार लगा लो, प्रश्न बन सकता है और पता होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बन सकता है। ठीक, तो ये आपका ऑपरेशन अजय है, इजराइल से वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय। और जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ वहां से यूक्रेन से वापस लाने के लिए, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए बहुत भारतीय यूक्रेन जाते हैं, तो यूक्रेन से वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा मैंने याद कराया था कि गन लगा के दोनों देश आपस में क्या है, खड़े हैं। ठीक, ऑपरेशन कावेरी मैंने अभी बताया, सूडान में जो गृह युद्ध हुआ था पैरामिलिट्री फोर्स और वहां की आर्मी के बीच में, इसलिए वहां पे ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। और ऑपरेशन सजग जो है वेस्टर्न कोस्ट ड्रिल में जो है सिक्योरिटी एनहेंस करने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन सजग। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लापता बच्चों को खोजबीन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देखिए, मैं आपको जो है जैसे समिट में आपको पढ़ा रहा था G20, तो वहां पे छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस लेकर आया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का लेकर आया, तो मैं छत्तीसगढ़ नेशनल इंटरनेशनल में साथ लेके चल रहा हूं, जहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो टॉप मोस्ट जो 100+ क्वेश्चंस हैं मैं आपको करवाऊंगा इस वीडियो में। और जो है इसमें सिर्फ मैं 100 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, बल्कि 300 से 400 फैक्ट्स जो हैं आपको जो है इस MCQ सीरीज में रिवाइज हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। क्या मैं पूछ रहा था आपसे, खोजबीन के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है जो लापता बच्चे हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए, ऑपरेशन मुस्कान मैंने पढ़ाया था कि मुस्कान लौट गई, ऐसे याद कर लो। तो ऑपरेशन मुस्कान छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया गया। हेलो जिंदगी भी छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाया गया है, लेकिन ये नशा के विरुद्ध जो है अभियान है, रायपुर पुलिस द्वारा चलाया गया था, माफ करना। तो हेलो जिंदगी, इसके अलावा जो है नन्हे फरिश्ते जो है वो रेलवे पुलिस फोर्स द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक, तो ऑपरेशन मुस्कान इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किनके द्वारा किया जा रहा है? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, वीडियो इसका आ चुका है बहुत डिटेल में। इसका आंसर है चंद्रकांत सोमपुरा। सोमपुरा फैमिली जो है वो वास्तुकार, आर्किटेक्ट, बहुत ही ज्यादा मतलब प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। इनके दादाजी ने जो है सोमनाथ मंदिर का भी निर्माण किया था। तो ये एकदम नाम याद रख लो, चंद्रकांत सोमपुरा, प्रश्न बन सकता है। थोड़े से फैक्ट देखते हुए चलते हैं। टोटल मेन टेम्पल एरिया 2.7, जो मेन मंदिर का एरिया है वो 2.77 एकड़ है, लेकिन टोटल जो एरिया है वो लगभग 70 एकड़ का है। ठीक, बिल्ड किनके द्वारा किया गया है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का नाम याद रख लो। इस ट्रस्ट के जो चेयरमैन है वो है महंत नृत्य गोपाल दास। इसके अलावा इन्हीं के जो सेक्रेटरी है उसका नाम है चंपत राय। आर्किटेक्चर मैंने आपको बता दिया, चंद्रकांत सोमपुरा। कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है? L&T है। और द अयोध्या राम मंदिर इज एन इंप्रेसिव हाइट, आप याद करके चलो हाइट कितनी है, तो 161 फीट हाइट है। ठीक है, तो ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बात हम करते चलते हैं। प्रीलिम्स की आप तैयारी कर रहे हैं और जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं पूरी उम्मीद है कि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। तो उसके बाद जो अगला पड़ाव आता है वो आता है आपका मेंस का, और मेंस को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए पाथ IAS एकेडमी हर साल की तरह लेकर आई है CGPSC मेंस टेस्ट सीरीज, जो कि स्टार्ट होगा आपका 24 फरवरी 2024 से 16 मई 2024 तक। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है। इसके अलावा आपका इस टेस्ट सीरीज में आपके कुल 28 टेस्ट लिए जाएंगे और 3 राउंड में यह टेस्ट सीरीज क्या किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें 9111922922 पे। नेक्स्ट, भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट 2023 से प्रदेश के किन जिलों को सम्मानित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी जो मैं आपको बताऊंगा, अभी तक आपको लग रहा होगा कि सर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस लेके नहीं आ रहे हैं। तो अब आपको छत्तीसगढ़ से भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट 2023 से प्रदेश के किन जिलों को सम्मानित किया गया है? तो बेमेतरा और सरगुजा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला, सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड
2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। अवार्ड्स जो होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो कि ऊर्जा संरक्षण के लिए, इसके लिए दिया जा रहा है ये ऊर्जा संरक्षण के लिए जो है किनके द्वारा दिया गया, तो सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स द्वारा जो है स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड 2023 किसे दिया गया है, तो ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट टेंशन नहीं लो, क्रेडा की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इनको क्या किया गया, यह अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले को पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बताऊं, इसका आंसर है आपका नारायणपुर। ये प्रश्न जो है ना इंपॉर्टेंट है, इसको याद करते हुए चलो कि आकांक्षी जिले में जो है सबसे ज्यादा जो है आकांक्षी जिले में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे पैदान आया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में टॉप किया हुआ जो जिला है वो नारायणपुर है, और आकांक्षी जिले में पूरे देश में जो है सेकंड पोजीशन पे है। इसलिए ये जो नाम है ये क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 स्वर्ण जो लेवल है उसमें सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, ठीक है। तो किसको दिया गया है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, ठीक। क्रॉप डॉक्टर 2.0 नामक एक ऐप किया गया था, इन्होंने क्या किया, डेवलप किया है, जिसकी वजह से जो है इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। उस ऐप में जो है फसलों के जो रोग हैं, जो डिसीज है, उनकी क्या होती है, पहचान होती है, ठीक। तो यह हो गया। अगला चलते हैं हम नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें आप देखिए, रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई इक्विमोक निम्नलिखित में से किस खोज के लिए प्रदान किया गया। देखिए, जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको फैक्ट 2-3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक पूछा जा सकता है कि भैया किनको अवार्ड दिया गया, एक पूछा जा सकता है वो नाम दे दिया गया और किस फील्ड में मिला, फिजिक्स में मिला, केमिस्ट्री में मिला, पीस प्राइज मिला, या तो ये पूछा जा सकता है कि इसलिए दिया गया, इनको दिया गया, लेकिन किसके लिए दिया गया, क्या उन्होंने डेवलप किया था, क्या ऐसा काम किया था, ठीक है। तो ये आपको बता दूं कि क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए जो है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नाम याद कर लो, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्विमो को क्या मिला है, नोबेल प्राइज अवार्ड मिला है, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, मेडिसिन में नोबेल प्राइज अवार्ड 2023 मेडिसिन के क्षेत्र में जो है किन 2 व्यक्तियों का नाम ले रहा है, कैटलिन कारिको और ड्रीयू विस्मैन को किस काम के लिए प्रदान किया गया। जैसे वहां पे क्वांटम डॉट्स मैंने बताया था, उसी तरीके से इसका आंसर होगा आपका mRNA वैक्सीन, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। याद मैं आपको करा लूं तो देखिए, मेडिसिन की बात हो रही है, अभी बहुत सारी बीमारियां आ रही है, जैसे कोविड हो गया, अब आपको वैक्सीन लगानी है, ठीक। तो कोई भी जो है वैक्सीन लगाएगा तो कैसे लगाएगा, वो पहले क्या करेगा, पहले किसी जानवर पे, एनिमल पे ट्राई करेगा, फिर जब वो सक्सेस होता है तब वो किसी ह्यूमन बीइंग पे ट्राई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, मेडिसिन की बात हो रही है। मेडिसिन से आपको ध्यान आना चाहिए अभी सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, तो वैक्सीन की है, तो mRNA वैक्सीन याद करो। इसके अलावा इसके बाद आपको पता होना चाहिए नाम, तो नाम मैं आपको याद करा रहा हूं। पहले देखिए इस नाम में क्या लिखा है, कैटलिन, कैट लिखा है, कैट यानी क्या, बिल्ली। तो आप याद करो कि जो वैक्सीन है ना, वो वैक्सीन जो है पहले बिल्ली पे ट्राई किया गया, फिर जब सफल हो गया उसके बाद किस पे ट्राई किया गया, तो मैन पे ट्राई किया गया, ठीक है। तो देखिए इसी नाम में क्या है, कैट भी है, मैन भी है। तो जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तो आपके ऑप्शंस में क्या होगा, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा तो ऑप्शन में 2 नाम होंगे, तो आपको क्लिक करना है इस तरीके से कि अच्छा मेडिसिन पूछ रहा है, mRNA वैक्सीन पहले किस पे लगाया गया, कैट पे और मैन पे, ठीक। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगला, ये मैंने बता दिया है, ये उसी का एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी क्लियर किया। वर्ष 2023 में कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, ठीक है। देखिए अभी तो 2024 में भारत रत्न, पद्म पुरस्कार सारे जो हैं आ जाएंगे लिस्ट, लेकिन
अब जो है पेपर सेट हो चुका है सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, और सीजीपीएससी प्री 2022 का जो पेपर था उसमें पद्म पुरस्कार जो है पिछले साल के पूछे गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 के मतलब आप जब पेपर दे रहे थे तो 2023 हो गया था, लेकिन वो एक साल पहले का पद्म पुरस्कार पूछा था। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि 6 जो है पद्म विभूषण, 9 जो है पद्म भूषण, और बाकी जो है आपके 91 जो है पद्मश्री दी गए, जिसमें टोटल होता है आपका 106। तो टोटल आप याद करो कितना, 106। पद्म विभूषण कितने को दिया गया है, तो 6 को दिया गया, और पद्म भूषण दिया गया है 9 को। ठीक, तो ये मैं नाम आपको याद कराते हुए चलूं। पद्म विभूषण ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 6 लोगों को दिया गया और बड़ा अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। ठीक है, तो श्री बालकृष्ण दोषी, श्री बालकृष्ण दोषी यहाँ पे अदर्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, ये एक वास्तुकार है। ठीक, आर्किटेक्ट है। तो ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्री दिलीप महालनोबिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, चिकित्सा के क्षेत्र में। 2 नाम याद करो, श्री बालकृष्ण दोषी। ठीक है, ऐसा भी नाम आ जाता है BV दोषी, तो ये याद करते हुए चलो, श्री दिलीप महालनोबिस। उसके बाद मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव जो हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उनके बेटे जो है अखिलेश यादव, वो भी उप मुख्यमंत्री हैं। तो आपको पता है पब्लिक अफेयर यानी कि राजनीति से संबंध रखते हैं। ठीक, ये 3 नाम आपको पता होना चाहिए। स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है कि भैया कौन है जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था, तो ये 3 नाम है जिन्हें जो है मरणोपरांत यानी कि उनकी डेथ के बाद इस सम्मान से क्या किया गया था, नवाजा गया था, सम्मानित किया गया था। अगला नाम है आपका श्री जाकिर हुसैन, आपको पता है तबला वादक है, आर्ट से रिलेटेड है। श्री SM कृष्णा जो है ये भी जो है आपके कर्नाटक के पॉलिटिशियन है। और इसके बाद श्री श्रीनिवासन वर्धन साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये 6 नाम एक बार और बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, याद करते हुए चलना है। ठीक है, अगला श्री बालकृष्ण दोषी, श्री दिलीप महालनोबिस, मुलायम सिंह यादव, डॉक्टर श्री जाकिर हुसैन, श्री M कृष्णा और श्री निवास वर्धन। ठीक, तो ये आपका आंसर क्या हुआ। 3 स्टेटमेंट वाला याद करो, ये 3 नाम याद करो। पिछले बार ये प्रश्न बना था, मरणोपरांत किनको दिया गया है, तो इनको दिया गया। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाले जॉर्जी गोस्पोडिना किस देश से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको ये पता चल गया, यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज जीतने वाले कौन है, तो नाम पता चल गया कौन है, तो जॉर्जी गोस्पोडिनो। किस देश से ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जल्दी बताइए। आप जो है ना क्वेश्चन नंबर भी लिखते हुए चलिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप आंसर किसका दे रहे हैं। क्लास रुक गया है, प्रतिभा नेताम कह रही है कि क्या हो गया है, क्लास रुक गया है। मंगल, क्लास रुक गया है। ठीक है, टेक्निकल टीम देख रही है, आई होप जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल इशू की वजह से ही आपके जो कमेंट हैं वो बहुत देर बाद मुझे मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी जो आप क्वेश्चंस बताएंगे, अभी बताइए कि अभी आ रही है कि नहीं आ रही आवाज मेरी, कमेंट करके बताइए। ओके, तो शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज, पहले नाम याद करो। पहला नाम क्या है, नाम है आपका जॉर्जी गोस्पोडिनो। ठीक है, किस देश से है पूछ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए किस देश से है, तो बुल्गारिया से है। ठीक है, बुल्गारिया। ठीक, इसमें जो कंफ्यूजन होता है मैं आपको पहले बताते चलूं, पहले ये नाम याद रख लो, जॉर्जी गोस्पोडिनो। ठीक है, किस लिए दिया गया, तो बुक इनका था, नाम है टाइम शेल्टर। ठीक है, इस बुक को ट्रांसलेट किसने किया, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो किसने किया है, एंजेलिना रोडेल ने। ठीक है, ये तीनों फैक्ट आप ध्यान में रखते हुए चलिए, कुछ कंफ्यूजन होते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज और बुकर प्राइज पे। ठीक है, तो द बुकर प्राइज मिला है आपको पॉल लिंच को। ठीक है, क्यों दिया गया है, तो उनके नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है, जो कि
किस देश के ऑथर हैं? तो आयरिश ऑथर यानी कि आयरलैंड के ऑथर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज किसको मिला? जॉर्जी गॉस्पोडिनो, ठीक। इसमें क्या फैक्ट आपको याद रखना है? टाइम सेंटर के दिया गया और ट्रांसलेटर का नाम क्या है? एंजिला रोडेल, ठीक। द बुकर प्राइज 2023 किसे मिला? तो पॉल लिंच को मिला, जो कि आयरिश ऑथर है। किसके लिए दिया गया? तो प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, जब भी मुझे मिलेगा, एटलीस्ट क्लास चल रही है ये पता चलते रहे। कमेंट्स आपके काफी देर से आ रहे हैं, इसलिए मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं आप लोगों से। फिर भी क्लास कंटिन्यू करते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसी शिद्दत से करवा रहा हूं, ठीक है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो है वो भारतीय की बात करें तो डॉक्टर रवि कन्नन आर, ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कोरवी रक्षंत को भी मिला था, लेकिन वो बांग्लादेश के हैं। तो किस भारतीय को मिला कह रहा है? तो किसका है? आपके डॉक्टर रवि कन्नन, रवीश कुमार जी को भी यह पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन प्रीवियस मिला है। तो आपका आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट, रमन मैग्सेसे अवार्ड में आपको याद रखना है कि इसे एशिया का जो है नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। मिस्र ने किस व्यक्तित्व को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से पुरस्कृत किया है? इसका आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए, आप लोग के मैसेज ना मुझे मिल नहीं पा रहे हैं, मगर आप लिखते रहिए, थोड़े डिले में आ रहे हैं। तो फिर भी आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखते रहिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग का पार्टिसिपेशन है। लेकिन मैं जो है क्वेश्चंस कंटिन्यू करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मिस्र ने किस व्यक्तित्व को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान पुरस्कृत किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है मिस्र ने, इजिप्ट ने यह पुरस्कार किया है। तो नाम आप याद रख लो, जब मिस्र की आएगी तो ऑर्डर ऑफ नाइल। और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड प्रधानमंत्री जी को मिले, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखते हैं, ठीक है। इजिप्ट की बात होगी, याद करते हुए चलो। इजिप्ट की बात होगी तो ऑर्डर ऑफ नाइल, ठीक। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ क्या मिला? एबेकल अवार्ड, ठीक। पापुआ न्यू गिनिया ने क्या दिया है? अभी मैं जितने अवार्ड बता रहा हूं सारे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं, ठीक। पापुआ न्यू गिनिया द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगो, ठीक। ये सारे 2023 में मिले हैं। फिजी ने दिया है, फिजी ने क्या अवार्ड दिया? द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये तो नाम में क्लियर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को मिले, ये ध्यान में होना चाहिए, ठीक। दो और अवार्ड हैं जो इंपॉर्टेंट है, कौन से? तो एक है आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड, जो कि कौन से देश ने दिए याद रखो बस, तो फ्रांस देश का अवार्ड है, ठीक। इसके बाद आपका फिर पीएम मोदी को क्या मिला है? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। देखिए ये है लीजन ऑफ द ऑनर, लीजन ऑफ द ऑनर बोलेगा तो फ्रांस, और आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर बोलेगा तो आपका किसका है? तो ग्रीस का है, ठीक। फिर से बोल रहा हूं, इजिप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ नाइल। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ एबेकल, ठीक। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पपुआ न्यू गिनिया। फिजी की बात करें तो नाम में है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। लीजन ऑफ ऑनर मिला है आपका फ्रांस का, और ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है आपका किसका? ग्रीस का, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहां से इंटरनेशनल के जो पुरस्कार है वो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक। इसका आंसर है आपका क्या? माइकल रोसेन। माइकल रोसेन कैसे याद करेंगे बच्चों? तो देखो, पेन पिंटर पुरस्कार 2023, पेन की बात हो रही है तो पेन से वो क्या करेंगे? कुछ लिखेंगे, और कुछ लिखने के बाद वो माइक से क्या करेंगे? अपने जो राइटिंग है उसको, उसके नाम को रोशन करेंगे, ठीक है। तो पेन पिंटर पुरस्कार माइकल रोसेन को मिला है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, जॉर्ज गॉस्पोडिनो, आप लोग बताओ क्या अवार्ड मिला है? ठीक, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसी तरीके से याद करते हुए चलना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाले शिव शंकरी किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं? देखो, एक क्वेश्चन में 2 से 3 फैक्ट निकल रहे हैं। सरस्वती सम्मान 2022 जो अभी दिया गया है, 2022 का सरस्वती सम्मान जो है वो सितंबर 2023 में दिया गया। किन्हें मिला? तो पता चल गया भाई, शिव शंकरी जी को दिया गया, ठीक। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी पता चल गया। अब कौन से लेखक हैं, किसके हैं? तो याद रख लो, तमिल लेखक हैं, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान शिव शंकरी, ठीक। नेक्स्ट,
किस अभिनेता ने भारत को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता? ठीक, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले जो अभिनेता है उनका नाम है माइकल डगलस। ठीक है, क्या नाम है? माइकल डगलस। ठीक, भारत का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, जो फिल्म महोत्सव हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा में आयोजित हुआ था, वहां पे ये सम्मान दिया गया सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसमें जो है किस अभिनेता को मिला? तो हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस को मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, एबेल पुरस्कार 2023 से किसे नवाजा गया है? तो एबेल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो नाम याद रखो आप, लुइस कैफरेली। ठीक, लुइस कैफरेली। बताइए माइकल डगलस कौन सा अवार्ड मिला? जल्दी बताइए, अब भी पढ़ा है। माइकल डगलस सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, अगला माइकल रोसेन। बताइए माइकल रोसेन मैंने अभी ये बताया आपको, पेन पिंटर अवार्ड। ठीक है, तो याद करते हुए चलना है। माइकल डगलस मैंने अभी आपको बताया, माइकल रोसेन बताया आपको, पेन पिंटर लुइस कैफरेली। इसका आंसर क्या है? एबेल। तो ये आपका क्या है? आंसर। ठीक, देखिए पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन अभी आप अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं और साथ साथ याद करते हुए रिवाइज करते हुए चल रहे हैं, तो आपकी ये क्लास आपके एक्चुअल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 2023 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? ठीक, फिल्म इंडस्ट्री में यह सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि किसको मिला? दीपिका ध्रुव कह रही है कि सर बफरिंग हो रहा है। ठीक है, अभी आप कंटिन्यू करिए क्लास को, फिर रिकॉर्ड हो जाएगा ये वीडियो, तो फिर जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो बाद में एक बार वीडियो को आप और देख सकते हैं। ठीक है, तो 2023 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें मिला है? तो मिला है आपका वहीदा रहमान जी को। ठीक, वहीदा रहमान जी को मिला है। पुष्पा भारती को मिला है आपका व्यास सम्मान, 35वां व्यास सम्मान मिला है। डॉक्टर स्वाति नायक को मिला आपका बॉर्लोग अवार्ड। ठीक है, बॉर्लोग अवार्ड जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, तो 2023 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अलग है, दादा साहब फाल्के अवार्ड अलग है, तो कुछ एक्टर्स को मिला है, बहुत सारे नाम है, लेकिन जब भी आप ऐसा नाम पढ़ते हैं ना, राष्ट्रीय अवार्ड को आप पढ़ सकते हैं जो नेशनल अवार्ड है। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार करके जो आता है, इसके अलावा जो और भी जो अवार्ड होते हैं, तो उसमें आप बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो बेस्ट एक्टर मिला है रणबीर कपूर को, किनके लिए? ब्रह्मास्त्र के लिए। ठीक, आलिया भट्ट को मिला है किसके लिए? गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। और आर बल्कि जो कि बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है, किस फिल्म के लिए मिला है? तो चुप के लिए मिला है। ये दादा साहब फाल्के अवार्ड है, लेकिन दादा साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वहीदा रहमान, याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42, 33वां व्यास सम्मान 2023 किन्हें सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं ताकि आपको याद होते चले। वहीदा रहमान अभी हमने देखा, दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसके अलावा पुष्पा भारती जो है ये इसके क्या है? आंसर है व्यास सम्मान। ठीक है, डॉक्टर स्वाति नायक मैंने आपको बताया था कि बॉर्लोग अवार्ड है जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ऑर्डर भी आप याद करते हुए चलो। 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो किन्हें किया गया है? तो दामोदर मऊ जी को किया गया है। चलिए बताइए वहीदा रहमान जी को क्या मिला है? बताइए जी। मंगल, वहीदा रहमान, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पुष्पा को क्या मिला? पुष्पा भारती को मिला है अभी व्यास सम्मान अवार्ड। ठीक, शिव शंकरी को क्या मिला है? बताइए कमेंट करके कि सारा मैं ही बताऊं। अब भी निकला है स्लाइड यहां से, एनीवन? चलिए क्वेश्चन नंबर 44, इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल ने पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? क्या नाम है? नाम याद करते हुए चलिए। कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो मिला है पंडित बी डी बाउल। ठीक है, पंडित बी डी बाउल
ठीक है, आप ऐसा याद रखते हैं कि बाउल से कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो कला क्रांति, कला में क्या ला लिया, वो क्रांति ले आया, तो कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किनको मिला, पंडित पीडी बाउल को मिला। ठीक, अगला साहित्य अकादमिक पुरस्कार 2023 वेरी एमपी। कुछ बुक में पुराने डेटा भी दिया हुआ है लेकिन ये अभी का है तो याद रख लो। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 हिंदी में नोवेल के लिए किसे प्रदान किया गया है, हिंदी में नोवेल के लिए किसे प्रदान किया गया है, आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, इसका आंसर होगा आंसर सी संजीव। ठीक है, संजीव को दिया गया हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए दिया गया है आपको नीलम शरण गौल को, सादिक नवाब शहर को दिया गया है उर्दू के लिए, और संस्कृत के लिए दिया गया है अरुण रंजन मिश्र को। ठीक है, लेकिन हिंदी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप चाहें तो इंग्लिश भी याद रख सकते हैं, संजीव इंग्लिश है आपका नीलम शरण गौल। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येरो स्टार। ठीक है, देखो इतना लंबा चौड़ा जो नाम रहेगा ना, ज्यादातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, लेकिन देश से प्रश्न बन सकते हैं इसलिए मैंने आपको पहले प्रश्न में करवा दिया है। लेकिन एक नाम ऐसा है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार अगर पूछ रहा है तो हमारी जो राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को यह अवार्ड मिला है, जो कि सूरीनाम का क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखो। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। ठीक, नए प्रश्न आपको मिल रहे कि नहीं, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पता है या कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं। ठीक, तो हाल ही में शैक्षिक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है बताएं, तो चुना गया है दीप नारायण नायक को। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं हम कि वैश्विक शिक्षक, जो विश्व का जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है, दीप शिक्षा की क्या कर रहा है, रोशनी फैला रहा है, वो एक्चुअल नायक है। ठीक है, तो दीप नारायण नायक। ठीक, याद कर लिए वैश्विक शिक्षक पुरस्कार। अगला जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा विजयी एकमात्र विधानसभा सीट है। ठीक है, ज्यादातर जितने 90 विधानसभा में जो चुनाव हुए उन 90 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के विधायक जो हैं चुनाव जीतकर आए थे, लेकिन एकमात्र ऐसी सीट है जहां से किसी तीसरी पार्टी ने चुनाव जीता है। वो पार्टी जो है कोरबा की पार्टी है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। ठीक है, तुलेश्वर मरकाम वहां से चुनाव जीत कर आए हैं, तुलेश्वर मरकाम, जो कि क्या है, एसटी की सीट है, कहाँ की, पाली तानाखार की। ठीक है, तो कोरबा जिले के पाली तानाखार से तुलेश्वर मरकाम, जो कि एसटी रिजर्व सीट है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से विधायक चुनकर आए हैं, जो कि एकमात्र सीट है कांग्रेस बीजेपी के अलावा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र स्थित एक जगह है सेराडंड। ठीक है, सबसे छोटा मतदान केंद्र सेराडंड किस विधानसभा के अंतर्गत आता है। ठीक, ये नया फैक्ट है, सेराडंड बताइए। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र, ठीक, कहां से है, तो भरतपुर सोनहट। ठीक, भरतपुर सोनहट विधानसभा से जो है सबसे छोटा, जो इस विधानसभा में सबसे छोटा एक मतदान केंद्र बनाया गया था, जिसका नाम क्या है, प्रश्न घुमा के भी आ सकता है तो नाम याद रख लो क्या है, सेराडंड नाम है। ठीक है, लक्ष्मी राजवाड़े जो कि मंत्री बनी है, ठीक है, कहां से विधानसभा चुनाव जीत कर आई है, तो भटगांव से चुनाव जीत कर आई है। ठीक है, अगला बिलाईगढ़ की हम बात करें तो बिलाईगढ़ से एक महिला चुनाव जीत कर आई है जिसका नाम है कविता प्राण लहरे। ये भी इंपॉर्टेंट है, कविता प्राण लहरे जो है सबसे यंगेस्ट एमएलए है। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, कविता प्राण लहरे, बिलाईगढ़। भटगांव आपको मैं बताया लक्ष्मी राजवाड़े, ठीक है, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, विधानसभा चुनाव से संबंधित सी विजिल ऐप का संबंध किससे है, सी विजिलेंस, सी विजिल ऐप का संबंध किससे है, तो सी विजिल ऐप का जो संबंध है वो आपका है, विजिल का मतलब होता है इंग्लिश में विजिल, विजिल यानी होता है विजिलेंस, निगरानी करना। ठीक है,
तो किससे है? आपका आचार संहिता उल्लंघन संबंधी शिकायत करने के लिए आप निगरानी रखो कि कोई आचार संहिता का क्या नहीं कर रहा है, उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ में छत्तीसगढ़ विधानसभा का बताते चलूं, पढ़ा दिया है फिर भी रिवाइज करा देता हूं। संगवारी मतदान केंद्र, हर विधानसभा में जो है 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए, 19:10 900। ठीक है, उसके बाद 19:5 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए। फिर दिव्यांग जनों के लिए हर विधानसभा में एक 90 950 90। फिर पूर्णतः जो महिला कर्मचारी वाला बूथ कौन सा था? तो रायपुर उत्तर विधानसभा का था, जिसमें जो है सारे कर्मचारी, इवन जो सिक्योरिटी भी जो लगी थी वो महिला कर्मचारियों की लगी थी। ठीक, कुल एनआरआई मतदाता वोटर्स कितने हैं? तो टोटल 70 है। ठीक, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा, ये शायद हमने रिपीट हो गया है क्वेश्चन 50, ये हमने रिपीट हो गया है। सेराडंड वापस पढ़ लेते हैं, भरतपुर सोनहट। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ 6वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये इसका आंसर आप बताइए किन्हें किया गया है? तो इसका आंसर है आपका, संदीप बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून संदीप, लेट ज्वाइन किया आपने, लेकिन चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से आपके लिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर किन्हें नियुक्त किया है? तो रामविचार नेताम को नियुक्त किया है। ये अभी मंत्री भी हैं आपके, कृषि मंत्री ये बनाए गए हैं। इसके अलावा जो है ये आपको पता होना चाहिए कि रामविचार नेताम रामानुजगंज से क्या है? एमएलए हैं। ठीक, अगला, छत्तीसगढ़ 6ठी विधानसभा में कुल कितनी महिला विधायक का प्रतिनिधित्व है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लेके मैंने सारा जो है आपका इंपॉर्टेंट महिला विधायकों से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं एक अलग वीडियो में लेकर आया है। आज मैं आपको सिर्फ रिवाइज कराते चल रहा हूं, छत्तीसगढ़ 6ठी विधानसभा में कुल कितने महिला विधायक का प्रतिनिधित्व है? तो इसका आंसर होगा आंसर 19। ठीक है, क्या होगा आंसर? 19 विधायक हैं। अगला, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव किस विधानसभा क्षेत्र से क्या है? निर्वाचित हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं? तो छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं? तो आपका आंसर होगा आंसर ए, लोरमी। ठीक, देखिए 2 उप मुख्यमंत्री बने, एक मुख्यमंत्री बने हैं। तो मुख्यमंत्री जी कुनकुरी विधानसभा जसपुर जिला से चुनाव जीत कर आए हैं। लोरमी से आपका जीत कर आए हैं कौन? क्या? अरुण साव। अरुण साव आपका जीत कर आए हैं लोरमी से। कवर्धा से जीत कर आए हैं आपका जो उप मुख्यमंत्री शर्मा जी चुनाव जीत कर आए हैं। और खरसिया से ओपी चौधरी। ठीक, ओपी चौधरी खरसिया से चुनाव जीत कर आए हैं। तो लोरमी अरुण साव, इसके अलावा कवर्धा से आपका विजय शर्मा, कुनकुरी से आपके मुख्यमंत्री जी और खरसिया से ओपी चौधरी जो कि वित्त मंत्री बने हैं। ठीक, नेक्स्ट, रामायण कालीन अत्रि मुनि आश्रम सीतामढ़ी गुफा किस जिले में स्थित है? तो रामायण कालीन अत्रि मुनि आश्रम सीतामढ़ी गुफा, देखो सीतामढ़ी हरचौका पूछेगा तो आपको मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी लगाना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया कि क्या सीतामढ़ी गुफा अत्रि मुनि आश्रम पूछा गया तो आपका है आपका आंसर डी, कोरबा। ठीक है, नरसिंह गुफा। ठीक, आंसर आपको क्या लगाना है? नरसिंह गुफा लगाना है। ठीक, नरसिंह गुफा भी कहां पे है? तो कोरबा में। इसके अलावा रामायण कालीन अत्रि मुनि आश्रम सीतामढ़ी गुफा भी कहां पे है? तो कोरबा में है। तो ये 2 जो गुफा है इंपॉर्टेंट गुफा जो कि न्यूज में थे, करंट अफेयर्स में इसलिए लेकर आया हूं, सीजीजीएस वाले सेक्शन में भी पूछ सकता है। तो रामायण कालीन अत्रि मुनि आश्रम सीतामढ़ी गुफा किस जिले में स्थित है? तो कोरबा जिले में स्थित है। नरसिंह गंगा गुफा किस जिला में स्थित है? तो कोरबा जिला में क्या है? स्थित है। अगला, परवाबाड़ी गुफा। परवाबाड़ी गुफा किस जिले में स्थित है? तो आपका किस जिले में स्थित है? तो बस्तर जिले में क्या है? स्थित है। इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था परवाबाड़ी गुफा बस्तर। भुनभुनी जलप्रपात बताइए आप लोग, भुनभुनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, भुनभुनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? भुनभुनी। ठीक, भुनभुनी जलप्रपात जो है आपका आंसर डी होगा। आंसर है इसका आंसर बस्तर जिले में जो है भुनभुनी जलप्रपात स्थित है। यहाँ पे जो है ऐसा माना जाता है कि हरे सांप यहाँ पे पाए जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, तो भुनभुनी जलप्रपात। अगला, प्रदेश का गन्ना बेच सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट, ठीक है, कहाँ पे स्थापित किया गया है? ठीक,
तो आपका भोरमदेव शक्कर कारखाना रामहेपुर इसका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि आपका एथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड है, जो कि सबसे बड़ा जो पहला एथेनॉल प्लांट पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है खोला गया है, जो कि राम्हे कवर्धा में स्थित है। प्रदेश का गन्ना बेस्ड सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पे है, तो रामेपुर में, ठीक है, रामेपुर, ठीक। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला मक्का एथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। मक्का की जब बात होगी, जब बात गन्ना की हो रही है एथेनॉल प्लांट की, तो आपको रामेपुर लगाना है, कवर्धा। लेकिन जब मक्का एथेनॉल प्लांट की बात होगी तो आपका है कोकोड़ी कोंडागांव। क्या है, कोकोड़ी कोंडागांव, ठीक है। ऑप्शन में देखते हुए चलते हैं, इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन में देखते चलते हैं रामाराम में क्या विशेष है, रामाराम में आपका क्या है, पहला रॉक गार्डन बनाया गया है, ठीक। इसके अलावा कवर्धा हमने देख लिया, रामेपुर, नथिया नवा गांव में क्या विशेष है भाई, नथिया नवा गांव में मिलेट प्रोसेसिंग सेंटर बनाए गए हैं। तो साथ साथ ऐसे रिवीजन करते हुए चलेंगे तो फिर से दो नाम में कंफ्यूजन हो सकता है। जब एथेनॉल प्लांट की बात करेगा तो रामेपुर कवर्धा, और मक्का एथेनॉल प्लांट की बात करेगा, गन्ना बेस की बात अलग है, मक्का एथेनॉल प्लांट की बात करेगा तो कोकोड़ी कोंडागांव बहुत इंपॉर्टेंट। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कुल कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं, तो कितने रेलवे स्टेशन शामिल किए गए हैं, 7। इंपॉर्टेंट है, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो है नवीनीकरण किया जा रहा है भारत के जो जितने बड़े जो रेलवे स्टेशन है उनका। तो छत्तीसगढ़ में इसमें 7 नाम है, देश भर में 1275, जिसमें प्रथम चरण में देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। उसमें जो है 7 नाम है, कौन कौन से ये भी देख लेते हैं, क्यों छोड़े। तो आपका देखिए 7 में ये भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, तिल्दा, नेवरा, महासमुंद और अकलतरा, ये 7 नाम है जो कि इसके तहत अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो डेट्स ऑल, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द जरूर मिलेगा। तो कल के लाइव सेशन में 11:30 बजे मिलते हैं। जो बचे हुए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, अवार्ड्स के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं छत्तीसगढ़ के सेक्शन से, आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं। तो जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, वो सारे बचे हुए क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्लास को ज्वाइन करें जैसा आपने आज किया था। जब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।